अच्छा जी, ये लास्ट टाइम हमने हाइड्रोजन के हाइड्राइड्स वगैरह की सारी बात कर ली थी, ठीक है, और उसके बाद आइसोटोप्स का लास्ट टॉपिक था, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। अब आज हम स्टार्ट कर देते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है जी। अच्छा जी, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें दो ग्रुप्स जो है वो आ जाते हैं। कौन कौन से? ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A। ग्रुप 1A एंड 2A आर पार्ट्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड व्हाई वी आर कॉलिंग देम एस ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इनका जो वैलेंस शेल है उसमें मतलब आप कह लें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एस ऑर्बिटल में फिल हो रहे हैं, ठीक है। तो इट कंटेन्स ग्रुप 1A एंड 2A। ग्रुप 1A एंड 2A, ठीक है जी। तो इसमें 1A और 2A जो है ये दो ग्रुप्स आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। ग्रुप 1A इज नोन एज अल्कली मेटल्स, यानी आपके पास कौन कौन से ग्रुप्स हैं? ये अल्कली मेटल्स एंड ग्रुप 2A इज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है जी। अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अगर अल्कली मेटल्स की बात की जाए तो दीज आर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रांसियम की हम बात नहीं करेंगे बिकॉज फ्रांसियम जो है वो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज शो करता है, तो इसलिए हम सिर्फ इसको सीजियम तक ही रखेंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बैरियम। तो ये हमारे पास ग्रुप, इसमें रेडियम जो है वो लास्ट एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, तो उसको भी हमने स्किप किया है, ठीक है। तो ग्रुप 1 इज नोन एज अल्कली मेटल्स एंड व्हाई वी कॉल देम अल्कली मेटल्स बिकॉज दे फॉर्म अल्कलाइन सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। अल्कली मेटल्स, व्हाई वी कॉल ग्रुप 1 मेटल्स अल्कली मेटल्स बिकॉज दे फॉर्म alkaline solutions when dissolved in water. So group 1 metals, they form group 1 metals form alkaline solution when dissolved in water, ठीक है। इनको पानी में डिसॉल्व किया जाए तो ये अल्कलाइन सोल्यूशन बनाते हैं। नाउ ग्रुप 2 मेटल्स दे आल्सो फॉर्म अल्कलाइन सॉल्यूशन बट देयर अल्कली, आप कह लें कि इनके जो अल्कलाइंस यानी दे आल्सो फॉर्म अल्कलीज बट दे आर नॉट मच सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। ग्रुप 2 अल्कलीज जो हैं, अल्कलीज क्या होती हैं? आप कह रहे हैं सिंपल बेसिस, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि ग्रुप 2 आल्सो फॉर्म अल्कलीज, ग्रुप 2 आल्सो फॉर्म्स alkalis but they are not as soluble as group 1, या आप कह लें कि but they are not much soluble, but they are not much soluble। और हमें इनका ट्रेंड भी मालूम है कि solubility of group 2 हाइड्रोक्साइड increases down the group, ठीक है। तो मतलब स्टार्ट वाले तो तकरीबन इनसॉल्युबल ही होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बाद वाले कुछ सॉल्युबल होते हैं, ठीक। और दूसरी बात ये कि यानी मेटल एक्सट्रैक्शन के दौरान नॉर्मली दे फाउंड इन फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स इन अर्थ, दे फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मेटल ऑक्साइड इन द अर्थ। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर कॉलिंग देम अर्थ मेटल्स, ठीक है। ये ज़मीन में भी बेसिक फॉर्म में होते हैं, ऑक्साइड्स की फॉर्म में होते हैं, बेसिक फॉर्म के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये तो खैर थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन की बात कर ली। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मेटल्स जो हैं ये क्या होते हैं, ठीक है। दीज आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो ये आपने सिंपल ध्यान में रखना है। अच्छा जी, अब ये जो कंपाउंड्स हैं दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, तो यानी ये जो एलिमेंट्स हैं, दीज एलिमेंट्स ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड, ठीक है। इनकी जो एक जनरल आप कह लें कि बॉन्डिंग की अगर हम
नेचर की बात करें तो हम ये कहते हैं कि द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2 forms ionic compounds except for beryllium, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 2, ठीक है। तो बेरिलियम जो है ये अभी हम आगे थोड़ा चल के देख लेंगे कि ये ग्रुप ट्रेंड ऐसे ज़्यादा फॉलो नहीं करता, ये डायगोनल ट्रेंड ज़्यादा फॉलो करता है। तो एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, कलरलेस आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है जी, दे फॉर्म कलरलेस कंपाउंड्स, कलरलेस कंपाउंड्स होते हैं। और इसके अलावा ये कह लें कि ये आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। और इसमें मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड होता है, मेटल ग्रुप 1 वाला है तो +1, ग्रुप 2 वाला है तो +2, ठीक है। तो ये आपको सिंपल ध्यान में रखना है कि ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये तो जस्ट सिंपल इंट्रोडक्शन की बात है, ठीक है। जो आपके दोनों ग्रुप्स के जो पहले एलिमेंट हैं, यानी ग्रुप 1 में लिथियम और ग्रुप 2 में बेरिलियम, ठीक है, दीज टू एलिमेंट्स शो डिफरेंट बिहेवियर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिथियम जो है, यानी आप ये कह लेंगे एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ lithium and beryllium, ठीक है। The first element of these two groups show different behavior from their groups, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि lithium behave differently from the other elements present in group 1। ग्रुप 1 में जो बाकी एलिमेंट्स हैं उससे इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी मतलब करें कि दिस इज जस्ट नॉट ओनली विद लिथियम, ग्रुप 2 में बेरिलियम यही ट्रेंड शो करेगा, डिफरेंट बिहेवियर। इसी तरीके से हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है वो कुछ ना कुछ डिफरेंस शो करता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, यानी कि ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है। हर ग्रुप का पहला एलिमेंट जो है वो थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करता है, और उसकी वजह क्या होती है, मेनली बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइजेस, ठीक है, एंड हाई चार्ज डेंसिटीज, क्योंकि इनके आप कह लें कि इनका जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो काफ़ी कम होता है और चार्ज इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। तो आप ये कह लें कि देयर चार्ज डेंसिटी इज मच हायर एज कम्पेयर टू द अदर एलिमेंट्स ऑफ देयर ग्रुप, ठीक है। तो मेन जो रीज़न है वो हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल रेडियाई, ठीक है, दिस difference in properties is due to small radius and high charge density, small radius and high charge density, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिथियम की बात कर रहे हैं तो लिथियम इज ओनली स्क्रीन्ड बाय द फर्स्ट शेल विच हैज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, यानी लेट्स से अगर मैं लिथियम की बात कर रहा हूँ तो अब लिथियम जो है इसके सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है। सेट लेट्स से ये न्यूक्लियस है, देन ये फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ये सेकंड शेल, ठीक है। तो दिस बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ओनली शील्डेड बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये शील्डिंग का कॉज करेगा, दिस विल कॉज शील्डिंग, ये शील्डिंग कॉज करेगा। तो दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ओनली शील्डेड बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी तमाम मेटल्स में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि इसमें शील्डिंग बहुत कम है तो आप कह लें कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा इसका कनेक्शन न्यूक्लियस के साथ काफ़ी स्ट्रांग होगा, तो ये काफ़ी क्लोज होगा न्यूक्लियस के, तो जिसकी वजह से इसका एटॉमिक साइज काफ़ी कम होगा और चार्ज डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो ड्यू टू देयर स्मॉल रेडियाई एंड हाई चार्ज डेंसिटी दे शो डिफरेंट बिहेवियर फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉम अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की तो हम कहते हैं कि लिथियम इज मच हार्डर एंड लाइटर देन दी अदर अल्कली मेटल्स, ठीक है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहली जो मेन प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है कि डिफरेंट बिहेवियर ऑफ लिथियम, ठीक है। हम लिथियम की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं,
कुछ जनरल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले तो हम सिंपल कह देते हैं कि इट इज मच हार्डर एंड लाइटर देन द अदर अल्कली मेटल्स। ठीक है, अब इसका मास कम है, लाइट है, मास कम है बट ये हार्ड होगा, यानी लिथियम के सोडियम के मुकाबले में इसका मास कम है। सोडियम का मास है 23, इसका मास है 7। ठीक है जी, तो इसका जो मास है वो काफी कम होगा एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, बट ये हार्ड होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स हाई चार्ज। यानी आप कह लें कि इसका मास जो है वो, यानी आप कह लें कि छोटा एटम है तो डेंसिटी जो है वो काफी ज्यादा होगी, कम स्पेस में ज्यादा मास जो है वो आ रहा है, तो इट इज मोर डेंस। तो जिसकी वजह से हम कहेंगे कि इट विल बी हार्डर एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। नॉर्मली ग्रुप 1 वाले जो एलिमेंट है ये सॉफ्ट होते हैं, बट जो लिथियम है इट इज मच हार्डर एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। ठीक है, तो ये आपको सिंपल ध्यान में रखना है। अच्छा जी, इसके अलावा इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। लिथियम जो है ग्रुप 1 एलिमेंट्स नॉर्मली कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बना लेता है क्योंकि इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये कॉम्प्लेक्स आयंस को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करता है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाता है। फॉर एग्जांपल Li NH3 4+। ठीक है जी, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। अच्छा, इट रिएक्ट्स स्लोली विद वाटर, द अदर एलिमेंट्स रिएक्ट्स वेरी वायलेंटली विद वाटर, लिथियम रिएक्ट्स कंपैरेटिवली स्लो विद वाटर। ठीक है, तो बस ये सिंपल ध्यान में रखें कि इट रिएक्ट्स स्लोली विद वाटर। पानी के साथ आप कह लें कि इसका जो रिएक्शन होगा वो स्लो होगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि इट यानी कि जो लिथियम के सॉल्ट्स होंगे, चलें हम इसको एक और तरीके से देख लेते हैं। हम ये कहते हैं कि यानी यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इनका जो स्मॉल साइज है और हाई चार्ज डेंसिटीज़ हैं, ठीक है, इसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ऑन द एनाइन। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग इफेक्ट ऑन द एनाइंस। एनाइंस के ऊपर ये स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग इफेक्ट, यानी एनाइंस को पोलराइज करेगा ये। ठीक है, तो इट प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग इफेक्ट ऑन दी एनाइंस। एनाइंस के ऊपर स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग इफेक्ट, यानी लेट्स से कि आपके पास यहाँ पे लिथियम है, ये छोटा आयन है, और यहाँ पे एक एनाइन है, तो लिथियम के ऊपर चार्ज डेंसिटी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है तो ये इसको पोलराइज कर देगा। इसका नेगेटिव चार्ज सारा एक तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज सारा एक तरफ आ जाएगा। तो ये मतलब आयन पोलराइजेशन इसमें काफ़ी ज़्यादा लार्ज एक्सटेंट पे होती है। एंड एक और जो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज इट्स हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, यानी ये वाटर में जाके वाटर मॉलिक्यूल्स जब इसको सराउंड करते हैं तो इट रिलीजेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है कि व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म इन्फिनिटली डाइल्यूट सॉल्यूशन, जब आप लिथियम आयन को पानी में डिसॉल्व करते हैं, इट रिलीजेस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यू टू इट्स हाई चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं लिथियम की जो कि बाकी तमाम ग्रुप 1 मेटल्स के मुकाबले में डिफरेंट है। और क्यों डिफरेंट है वो भी हमने रीजन देख लिया। उसकी वजह क्या है, इसका स्मॉल रेडियाई और लार्ज चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होने की वजह से आपको ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो हैं वो नज़र आएंगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई लिथियम की। इसी तरीके से अगर हम बेरिलियम की बात करें, ठीक है, इसी तरीके से अगर बेरिलियम की प्रॉपर्टीज, बेरिलियम इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2, तो बेरिलियम की प्रॉपर्टीज से अगर बात की जाए ठीक है, तो इसमें भी सेम यही प्रॉपर्टीज आपको, यानी आप यूँ कह लेंगे इट वुड हैव स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग इफेक्ट ऑन एनाइंस। इसके अलावा इट वुड हैव हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है जी, एंड बेरिलियम मेटल इज ऑलमोस्ट एज हार्ड एज आयरन। ठीक है,
यानी ये आपने कहा था ना कि ये इनकी क्योंकि चार्ज डेंसिटी कम होती है तो ये काफ़ी हार्ड होते हैं, तो दिस इज एज हार्ड एज आयरन, एज मच हार्ड एज आयरन। ठीक है जी। तो बाकी के जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं दे आर मच सॉफ्टर एज कंपेयर टू बेरिलियम। ठीक है, तो इस मतलब इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी हायर होगा एज कंपेयर टू अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इट्स मेल्टिंग पॉइंट and boiling point is higher than other group 2 elements। ठीक है, बाकियों के मुकाबले में इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, और क्योंकि इनकी हीट ऑफ हाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि दे कैन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, दे कैन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग reducing agent due to its high heat of hydration it can act as a strong reducing agent। ठीक है जी, और नॉर्मली जो है ये आप कह लें कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बट ये इतना ज़्यादा जल्दी जो है वो रिएक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होता। उसकी वजह क्या है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द लेयर ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड। ठीक है, बिकॉज बेरिलियम जो है ये फॉलो करता है डायगोनल ट्रेंड। ठीक है, तो डायगोनल में यहाँ पे आपके पास एल्यूमिनियम आता है, तो इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग ग्रुप ट्रेंड इट फॉलोज डायगोनल ट्रेंड। तो जिस तरह से एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर होती है ऐसे बेरिलियम के ऊपर भी ऑक्साइड की लेयर होती है, विच प्रिवेंट्स एनी रिएक्शन। ठीक है, तो इट रिएक्ट्स slowly due to the presence of coating of beryllium oxide जो कि which prevents reaction, ये reactions को prevent करती है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लिथियम की और बेरिलियम की जो कि डिफर करती हैं अब इनके ग्रुप के बाकी तमाम एलिमेंट से। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी जी बेटा। इसमें कोई कंफ्यूजन? ये क्लियर है बात जी? तो ये हमने थोड़ा सा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स का मींस के एस ब्लॉक एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन ले लिया, और उसके बाद थोड़ा सा हमने ये देख लिया कि व्हाट आर द डिफरेंसेस, यानी कि जो एक्सेप्शनल बिहेवियर है लिथियम का और बेरिलियम का वो हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आप सबने पढ़ी हुई होंगी, मैं ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं जाऊँगा, ट्रेंड भी आप सबको आइडिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं, यानी अब हम बात कर लेते हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ की। जनरल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसमें सबसे पहले आ जाती है हमारे पास आयनाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Now, electronegativity is the tendency of an atom to attract the shared pair of electron। ठीक है, तो जनरल प्रॉपर्टी क्या है ग्रुप 1 ग्रुप 2 में कि दे हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। ठीक है, दे हैव वेरी स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, बेसिकली दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करते बल्कि इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ठीक है, तो दे हैव स्मॉल वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉल वैल्यूज ऑफ electronegativity due to their electropositive nature। ठीक है जी, क्योंकि इनकी नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, दैट्स व्हाई दे हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। ठीक है, एंड इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ट्रेंड क्या है? इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो रेडियाई बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ेगा तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, और जो शील्डिंग इफेक्ट है प्लस द शील्डिंग इफेक्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये दो चीज़ें ध्यान में रखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम क्यों होगी। नंबर 1 रेडियस इज इंक्रीजिंग, नंबर 2 शील्डिंग इफेक्ट इज इंक्रीजिंग। तो क्योंकि ये दो चीज़ें बढ़ रही हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑटोमेटिकली जो है वो कम हो जाएगी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर ये कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये जस्ट सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अगर हम ग्रुप 1 ग्रुप 2 में कंपेयर करें
अगर लेट से मैं कहूँ कि जी सोडियम, एक तरफ आपके पास है सोडियम और एक तरफ है मैग्नीशियम, ठीक है, तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन, यानी अक्रॉस, यानी हम कह लें अगर हम इन दो को कंपेयर कर रहे हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 को, तो ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स जो है दे वुड हैव स्लाइटली हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज एज कम्पेयर टू ग्रुप 1। ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स जो हैं, यानी अगर हम दो एक ही पीरियड के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट को कंपेयर करें तो ग्रुप 2 वाले एलिमेंट की EN वैल्यू ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? रीज़न क्या होगा? वाई द EN वैल्यू ऑफ मैग्नीशियम इज हायर देन सोडियम? जी बेटा, कोई रीज़न बताएगा? वाई द EN वैल्यू ऑफ मैग्नीशियम इज हायर देन सोडियम? मैग्नीशियम की EN वैल्यू सोडियम से ज़्यादा क्यों होगी? जी, why the EN value of magnesium is higher than sodium? More charge, जी ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज जो है सोडियम के पास टोटल 11 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, सोडियम हैज 11 प्रोटॉन्स, मैग्नीशियम हैज 12 प्रोटॉन्स, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। तो ड्यू टू, यानी अक्रॉस द पीरियड जो है वो आप कह लें कि EN वैल्यूज बढ़ती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ठीक है। तो क्यों बढ़ रही है? बिकॉज मैग्नीशियम न्यूक्लियर चार्ज इज हायर, मैग्नीशियम का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो हायर है, दैट्स वाई इसकी आप कह लें कि EN वैल्यू हाई होगी। तो ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड हो गया। नेक्स्ट वैल्यू आ जाती है आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम, it is the energy required to remove the electron from the outermost shell of an atom. किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। तो फॉर एग्जांपल सोडियम रिलीजेस एनर्जी, सोडियम रिलीजेस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Na+, गैसियस साइन, दिस मस्ट बी इन गैसियस स्पेस। तो यहाँ जो एनर्जी चेंज आएगा दैट इज डेल्टा H, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। एंड आयनाइजेशन एनर्जी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो ये हमेशा एंडोथर्मिक चेंज होगा। और आयनाइजेशन का ट्रेंड सेम वही है जो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पढ़ा है कि डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी? क्योंकि रेडियाई बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो बोथ ग्रुप्स में, दोनों ग्रुप्स में डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है। रीजन वही सेम है कि एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीजिंग बिकॉज रेडियस इज इंक्रीजिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। क्योंकि ये दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं तो ऑटोमेटिकली आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना आसान होता जाएगा। और अगेन वही, अगर हम दोनों ग्रुप्स के एक किसी पीरियड के दोनों ग्रुप्स को एलिमेंट को कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल सोडियम को और मैग्नीशियम को कंपेयर किया जाए तो मैग्नीशियम वुड हैव अ हायर आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी हायर होगी, मैग्नीशियम हैज हायर आयनाइजेशन एनर्जी देन सोडियम ड्यू टू हाई न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज करना मुश्किल होगा। तो ये आयनाइजेशन पोटेंशियल कह लें या आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड आ गया जी। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? ये दोनों प्रॉपर्टीज़ और इनके ट्रेंड क्लियर है, या अगर मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूँगा किसी को प्रॉब्लम आ रही है इसमें? जस्ट सिंपल मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सबने पढ़ा हुआ होगा, इसलिए मैं जस्ट डायरेक्ट जो है वो इसको ट्रेंड्स को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर फिर भी इसमें किसी को कंफ्यूजन आ रही है तो मुझे बता दें जी। क्लियर है सबको ये बात? ठीक है जी, तो इसका मतलब क्लियर होगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है दैट इज रेडियस। एटॉमिक रेडियस
एंड कैटाइनिक रेडियस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई एंड कैटाइनिक रेडियाई। ठीक है जी, एटॉमिक रेडियाई इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऑब्वियसली नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा बिकॉज मोर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और कैटाइनिक रेडियाई अगेन कैटाइन का रेडियस भी बढ़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल हम यानी कि दोनों के लिए ट्रेंड सेम है, बस एक चीज़ जो आपको इसमें ध्यान में रखनी है कि अगर लेट से मेरे पास लिथियम आयन है और लिथियम है तो इसमें किसका रेडियाई ज़्यादा होगा? लिथियम का। लिथियम आयन में एक प्रोटॉन इजाफी हो गया, लिथियम आयन मतलब आपने एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया इसमें से, तो ऑटोमेटिकली न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो द रेडियाई ऑफ lithium ion would be less than lithium। ठीक है, लिथियम आयन का रेडियस जो है वो लिथियम के मुकाबले में कम होगा। क्यों? ड्यू टू हाई न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि इस पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। ठीक है, आयन का रेडियस, कैटाइन का रेडियस हमेशा एटम के मुकाबले में कम होगा। ये आपको सिंपल ध्यान में रखना है कि कैटाइन का रेडियस हमेशा एटम के मुकाबले में कम होगा। फिर वो लिथियम आयन लिथियम हो, मैग्नीशियम आयन मैग्नीशियम हो, या सोडियम आयन सोडियम हो, तो हमेशा कैटाइन का रेडियस, कैटाइनिक रेडियाई विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन दी एटॉमिक रेडियाई। कैटाइन का रेडियस एटम के रेडियस के मुकाबले में हमेशा कम होगा। ठीक है जी, ये तीन प्रॉपर्टीज हो गई। यहां तक बात क्लियर है? जी, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास ट्रेंड है हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी कह लें, हाइड्रेशन एनर्जी फोर्थ ट्रेंड है हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या है ये आप सबको मालूम है। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड यानी कि व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म एन इन्फिनिटली डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी हम ये कह रहे हैं कि लेट से अगर Na+ है गैसियस फॉर्म में, 1 मोल ऑफ गैसियस आयन डिसॉल्व्स इन वाटर, आपने इसको पानी में डिसॉल्व किया। ठीक है, डिसॉल्व्स इन वाटर टू गिव एन इन्फिनिटली डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी सोडियम आयन गैसियस आयन से सोडियम एक्वस आयन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है दिस इज नोन एज डेल्टा एच हाइड्रेशन, ये हाइड्रेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के एटम को आयन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं गैसियस आयन में, यानी सबसे पहले तो आपने यहाँ पे क्या किया होगा, सोडियम एटम को यानी आपने गैसियस आयन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो गैसियस आयन में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। बट जब आप इस गैसियस आयन को डिसॉल्व करते हैं पानी के अंदर, ठीक है, यानी आप यूँ कह लें कि ये हमारे पास जो गैसियस फॉर्म में, यानी इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इट वुड रिक्वायर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। इट रिक्वायर्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। बट यही आयन जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो इट रिलीजेज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। डेल्टा एच हाइड्रेशन विल ऑलवेज बी नेगेटिव। जब भी आप किसी गैसियस आयन को पानी में डिसॉल्व करेंगे एनर्जी रिलीज होगी। इट रिलीजेज enormous amount of energy, ये huge amount of energy। तो वो जो एनर्जी आपने दी थी that energy would be offset by this energy। मतलब कितनी भी एनर्जी आपने दी हो हाइड्रेशन में हमेशा उससे ज़्यादा ही एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो दिस हाइड्रेशन एनर्जी या आप कह लें कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू गैसियस आयन वुड बी
ऑफसेट बाय द हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी जो है ये उसको ऑफसेट कर देगी, उसको न्यूट्रलाइज कर देगी। तो हम ये कहते हैं कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स दे हैव हाई हाइड्रेशन एंथैल्पीज। ठीक है, M+1 and M2+ have high hydration enthalpies। इनके साथ आप कह लें कि क्योंकि इनका चार्ज डेंसिटी इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है, ड्यू टू देयर हाई दे हैव हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पीज जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, और क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि ये छोटे कैटाइंस होते हैं, वाटर को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, दैट्स वाई दे हैव हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, एंड ग्रुप 2 आयंस विल ऑलवेज हैव अ हायर हाइड्रेशन एंथैल्पी देन ग्रुप 1, क्योंकि ग्रुप 2 वाले के ऊपर चार्ज ज़्यादा है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा होगी। तो आपसे कहा जाए कि जी Mg2+ एंड Na+ दोनों एक पीरियड के किसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी? तो आप कहेंगे कि जी Mg2+ की ज़्यादा होगी, क्योंकि इट वुड हैव अ हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। और क्यों ज़्यादा होगी? ड्यू टू मोर चार्ज, क्योंकि चार्ज इसके ऊपर ज़्यादा है तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये सिंपल ध्यान में रखें। तो अच्छा, हाइड्रेशन एंथैल्पीज जो है इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। दीज हाइड्रेशन एंथैल्पीज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हाइड्रेशन एंथैल्पीज decreases down the group। down the group ये कम होती हैं, क्यों? because of increasing atomic radii या ionic radii, सॉरी atomic की जगह आप यहाँ पे क्या लिख दें? cationic या ionic लिख दें सिंपली। तो cationic radii, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, as number of shells are increasing, number of shells are increasing। ठीक है जी, तो हाइड्रेशन एंथैल्पीज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप कम होती हैं, क्यों? क्योंकि कैटायनिक रेडियाई बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो कैटायनिक रेडियस बढ़ेगा, तो डिस्टेंस बिटवीन आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल बढ़ जाएगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ग्रुप 1 में सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी होगी? लिथियम की। और ग्रुप 2 में सबसे ज़्यादा किसकी होगी? बेरिलियम की। ठीक है, तो ये सिंपल आपको हाइड्रेशन एंथैल्पीज का ट्रेंड ध्यान में रखना है। ठीक है जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्लियर है बेटा सबको? इसमें कोई कंफ्यूजन हाइड्रेशन एंथैल्पी में? जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्लियर है? ठीक है जी, तो ये तो हमने बात कर ली हाइड्रेशन एंथैल्पी की। और उसके बाद लास्ट जो हमारे पास इसमें प्रॉपर्टी आ जाती है, लास्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड आप बेसिकली हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस फॉर्म में लेते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल्स की फॉर्म में। तो देयर रिडक्शन पोटेंशियल्स आर हाईली नेगेटिव। इनकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, बिकॉज इन एक्चुअल दे आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, their electrode potentials are highly negative। इनकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि नेगेटिव होते हैं, बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इन एक्चुअल ये क्या हो रहे होते हैं? ऑक्सीडाइज हो रहे होते हैं। ठीक है, और हमेशा आप E0 जो है वो रिडक्शन की फॉर्म में लेते हैं। याद होगा आपको, E0 जो है ये हम रिडक्शन की फॉर्म में लेते हैं। तो एज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, एज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि large negative values of electrode potential indicates that they are very strong reducing agent। ठीक है, यानी इनकी जो लार्ज नेगेटिव वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल लिथियम की अगर हम देखें तो Li+Li, ठीक है, इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज -3.05।
दिस इंडिकेट्स दैट इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर सकता है, ठीक है। तो अब इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव क्यों होती हैं? ड्यू टू हाई हाइड्रेशन इंथैल्पीज, क्योंकि इनकी हाइड्रेशन इंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा होती है। जब ये वाटर में डिजॉल्व होते हैं तो दे रिलीजेस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट्स व्हाई दे हैव हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, ठीक है। तो ये जो सिंपल आप ध्यान में रख लें कि these highly negative electrode potential values are due to strong hydration enthalpies, as तो हम ये कह सकते हैं कि they are strong reducing agents, they are strong reducing agents as they have high hydration enthalpies, क्योंकि हाइड्रेशन इंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होती है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे रिलीज होती है, इसी वजह से जो आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये भी नेगेटिव है, ठीक है। तो ये जो सिंपल आपको ध्यान में रखना है। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यूज़ हैं दे आर यूज्ड टू प्रेडिक्ट द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ M+ आयन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव मेटल, यानी हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि इनकी वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, दैट मीन्स दे वुड ईजिली फॉर्म द M+ आयन। आप ये कह लें कि इसमें मेटल आयन एज देयर वैल्यू एज their E0 values are highly negative, that means they have strong tendency to form M+ आयन, ठीक है। जितनी ज़्यादा आपके पास E0 वैल्यू होगी दैट मीन्स उसमें आयन बनने के, पॉजिटिव आयन बनने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये जो सिंपल आपको ध्यान रखना है कि अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है देयर E0 वैल्यूज आर वेरी नेगेटिव, एंड दैट्स व्हाई आप इनको वोल्टाइक सेल्स में यूज़ नहीं कर सकते, यानी आप कह लें कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में एज एन इलेक्ट्रोड आप इनको यूज़ नहीं कर सकते। दीज आयन्स, दीज मेटल्स of group 1 and 2 cannot be used as electrodes in वोल्टाइक और डायनियल सेल्स, यानी कि जो आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं जिसमें करंट प्रोड्यूस होता है। क्यों? बिकॉज देयर रिएक्शन विद वाटर, ठीक है, दे विल रिएक्ट विद वाटर, यानी ये फॉर्म जो है वो पानी के साथ, क्योंकि इनकी E0 वैल्यूज काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हैं, हाइड्रेशन इंथैल्पीज काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि जब आप सेल बनाएंगे तो उसके सोल्यूशन में वाटर तो होगा, तो आपका इलेक्ट्रोड जो है वो पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, बिकॉज दे विल इमीडिएटली, और आप कह लेंगे एक्सप्लोसिवली रिएक्ट विद वाटर या वायलेंटली रिएक्ट विद वाटर, तो ये खतरनाक हो सकते हैं, दैट्स वाई हम इनको यूज नहीं करते, ठीक है जी। क्लियर हो गई ये बात? इसमें कोई कंफ्यूजन? हाइड्रेशन एंथैल्पीज, जी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज क्लियर है ये। तो अब तक हमने ट्रेंड्स की बात कर ली है, कौन कौन से हमने बात कर ली, चार्ज की, आयनिक रेडियाई की, एटॉमिक रेडियाई की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, आयनाइजेशन एनर्जी की, और हाइड्रेशन एंथैल्पीज की, एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी बात हो गई है। उसके बाद लास्ट डेंसिटीज, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो सिंपल है। डेंसिटी इसमें डाउन द ग्रुप, यानी अगर आप ग्रुप 1 के अंदर देख रहे हैं डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी विल इंक्रीज, ठीक है। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे डेंसिटी बढ़ेगी, और इसी तरीके से अगर ग्रुप 2 में भी देखेंगे, ग्रुप 2 के अंदर भी डेंसिटी जो है वो एक रेगुलर जो ट्रेंड है डेंसिटीज बढ़ेंगी, ऑब्वियसली मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, ठीक है, ये ट्रेंड आपको सिंपल बुक से मिल जाएंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है ये डिक्रीज करता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के कम होने की वजह क्या है? बिकॉज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन, ये ध्यान रखिएगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन मेटालिक बॉन्ड, strength of metallic bond. Melting point and boiling point depends on strength of metallic bond.
ये मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। और जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, एटम का रेडियस बढ़ रहा है, एटम का रेडियस बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है जी। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप ये कम होगा, क्यों? क्योंकि मेटालिक बॉन्ड वीक होता जा रहा है। एंड डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्यों? बिकॉज मास बढ़ रहा है। ठीक है, मास बढ़ रहा है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज जो हैं ये हमने डिस्कस कर ली, ट्रेंड इनके देख लिए। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला हम केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन क्लियर है? यहाँ तक बात जी?